बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और आज पाकिस्तान से खुसूसी तौर पे मुझे ज्वाइन किया है जनरल अमजद शुएब साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, शुक्रिया। सर ये आज जो प्रेस ब्रीफिंग थी DGISPR की तरफ से, ये वो तमाम सवालात थे जो पाकिस्तान के अवाम के जहन में जो सहाफ़ियों ने वहां पे किए। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये था कि अदालतें कहाँ पे खड़ी हैं और ये जो फैसला आया और फिर शायद कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग थी, ऑप्शंस की बात की गई। सर इसकी क्या हकीकत है? उन्होंने तो बता दिया कि जनाब ऑप्शंस दिए गए, हम लेकर गए। चूंकि दूसरी तरफ से जब एक इंटरव्यू हुआ खान साहब का, तो उन्होंने कहा कि जनाब मुझे नहीं पता, कुछ मेरे लोग थे और फिर मेरे सामने भी ऑप्शन रखे गए। असल सर ये मामला क्या है? हाउ फार रहमान इनका जवाब आने के बाद ये मामला आपको लगते हैं कि क्लियर हो गए या अभी भी इसमें कोई गुंजाइश मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्लियर क्लियर होना चाहिए। किस्सा ये है कि कन्फ्रंटेशन दोनों की थी और आहिस्ता आहिस्ता हालात जो है वो खराब हो रहे थे, हीट अप हो रही थी सिचुएशन। और एक ख्याल नेचुरली एस्टेब्लिशमेंट में भी ये मौजूद था कि ये ज्यादा बढ़ ना जाए मसला। और फिर ये भी सोच आती थी कि आज अगर ये पीटीआई वालों की हुकूमत खत्म करेंगे इस तरह जबरदस्ती, तो बाहर निकल के पीटीआई भी फिर इनके पीछे लगी रहेगी, तो इस तरह मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने से नुकसान। लिहाजा अगर कोई अच्छा फेस सेविंग अरेंजमेंट हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो। अब ये है कि इसमें हुकूमत भी एक वक्त पे चाह रही थी कि कोई ऐसा एग्जिट मिले जिससे कि सिचुएशन ठंडी हो जाए। आपको याद होगा कि फवाद चौधरी ने भी स्टेटमेंट दी थी कि हम अपोजिशन के साथ बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत किस चीज पे करनी थी, कोई वो तैयार नहीं थे। लिहाजा उनको जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेशन दी गई या कहा गया कि हाँ कोई कोई बन जाए, मामला इस तरह का तय हो जाए, तो फिर ख्याल ये था कि अगर ये अरेंजमेंट हो जाए, ऑपोजिशन मान ले कि वो अपना नो कॉन्फिडेंस की मोशन वापस ले ले और हुकूमत जो है वो अ, ये फैसला कर ले कि फौरी तौर पे अनाउंस कर इलेक्शंस, तो शायद ये मामला तय हो जाए। और ये गालिबन बज़ाहिर हुकूमत को कबूल थी ये चीज़। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इंडिकेट किया। बड़ी मुश्किल से इसको ऑपोज़िशन राज़ी नहीं होती थी और वो एक लोग उनके तो आखिर वक़्त तक राज़ी नहीं थे, लेकिन ख़्याल यही था कि ये आपस में बैठ जाएँ दोनों, तो मामला तय हो जाएगा और हम दोनों को बिठाने में फैसिलिटेट कर देते हैं। उस वक़्त अखबार में आपने खबर भी पढ़ी होगी जहाँ कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट अब फैसिलिटेटर का रोल अदा करे। ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अंसार अब्बासी का भी आया था इस पे। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान उनके साथ बैठने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से ये अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी वो फ्लॉप हो गई, आगे चल ना सकी। लाज़मी बात है कि अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बन भी जाती तो एस्टेब्लिशमेंट इसकी गारंटी नहीं दे सकती थी। ये पॉलिटिकल फोर्सेस ने खुद ही आपस में तय करना। तो इस वजह से ये ज़रूरी था कि ये आपस में बैठ के बात करते, एक-दूसरे को यकीन दहानी कराते और मामला आगे चलता, लेकिन कुछ चला नहीं, क्योंकि इमरान खान नहीं चाहते थे कि वो इन लोगों के साथ बैठे। तो इस तरह ये फ्लॉप हुआ। बाकी तो ये ऑप्शंस दूसरी जो थी वो डिस्कस करने के लिए थी कि ये प्रायोरिटी वाइज़ ये ऑप्शंस हैं, लेकिन इनमें सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि वो ले लें वापस, ऑपोज़िशन वापस ले ले नो कॉन्फिडेंस, और ये इधर से गवर्नमेंट इलेक्शन अनाउंस कर दे। बाकी नेचुरली कबूल नहीं थी, वो ऐसी ऑप्शंस थी नहीं जिनका कोई अच्छा इम्पैक्ट आ। सर ये जो कहा जा रहा है कि हमें सियासत में मत लेकर आए, लेकिन सवाल तो सारे वहां पे पॉलिटिकल हुए। और फिर आप जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, वी कैन बिकम द मीडिएटर, हम आपके डेडलॉक को खत्म करवाते हैं, तो सर फिर ये बात तो फिर किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल या समझ से बाहर है कि आप कहते हैं कि हमें सियासत में मत लेकर आए, लेकिन आपने अपनी सर्विसेज ऑफर कर दी कि ठीक है, हम ये डेडलॉक खत्म करवा देते हैं मुल्क के मफाद के अंदर बेशक। लेकिन उस वक्त ये कहा जा सकता था, जैसे आज भी कहा कि हमें सियासत में मत घसीटे, उस वक्त भी कह सकते थे खान साहब को कि मुझे सियासत में मत घसीटे हमें। देखिए, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो नेशनल सिक्योरिटी का एक हिस्सा है और फौज उसमें डिस्कस करती रहती है। हम उसको, ये नहीं होता कि उससे आंखें बंद कर लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं और बाद औक़ात इस सिचुएशन से गवर्नमेंट को वार्न भी करते हैं, सिटिंग गवर्नमेंट को करते हैं कि ये सिचुएशन आपकी बन रही है, ये प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि हम समझते हैं कि उसमें नेशनल सिक्योरिटी इफेक्ट। लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि गवर्नमेंट अगर
कुछ चाह रही है कि जी हम कुछ उसमें मैनूवरिंग करें, कोई लोगों को उसमें हैंडलिंग करने की कोशिश करें, वो इंटरफेरेंस का मामला नहीं होता, आप इंटरफियर नहीं करते। थिंक टैंक हमारा फौज में होते हैं जो मुख्तलिफ वक्तों पे लगातार वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे तहकीक करते रहते हैं और गवर्नमेंट को वार्न करते रहते हैं कि आपके लिए ये इश्यूज आ रहे हैं इंटरनेशनली या नेशनली, ये प्रॉब्लम्स बन रही। लिहाजा ये तो एक जिम्मेदारी के तहत काम किया जाता है, लेकिन उसमें इंटरफेरेंस नहीं की जाती कि गवर्नमेंट कल को आर्मी को टूल बना ले और उसके जरिए वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करे, वो नहीं होता। सर ये जो बात कही गई अड्डों की, इसको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक इंटरव्यू किया गया था, एंकर ने सवाल किया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है आप अड्डे देंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, और बाद में ये अब नारा बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, अवाम भी ये बात कहती है एब्सोल्युटली नॉट, और फिर अब उसे बाकायदा इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और हकीकत भी ये थी। उस वक्त अड्डे मांगे नहीं गए थे, सहाफी ने सवाल किया था, उसका जवाब दे दिया, लेकिन तासुर ये दिया गया कि शायद अड्डे मांगे गए और हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और फिर अमेरिका ने भी उसका कहा। तो ये किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि आज तो जो मैसेज आया फौज की तरफ से कि अगर हमसे भी पूछा जाता तो हम कहते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको वजाहत देता हूँ। बात यह है कि ये इंतहाई, मतलब एक चीज तो हकीकत है कि हमसे उन्होंने डायरेक्टली अड्डे नहीं मांगे थे, ये फैक्ट। दूसरी बात ये है कि ये एक हमाकत होगी अगर हम ये कहें कि वो अड्डे अड्डे लेना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी हमाकत होगी हमारे ऊपर, हम खुद अपने ऊपर समझ लो कि हमाकत तारी करके बैठे हैं अगर ये ऐसा। जब अफगान तालिबान वहां से निकल गए, तालिबान ने वहां कब्जा कर लिया और अमरीकी निकल गए वहां से, तो उस वक्त पेंटागन में ये बात शुरू हुई कि अब हम ओवर द होराइजन काम किया करेंगे, यानी इनको एंगेज करेंगे। और नाम ये था कि टेररिस्ट वहां पे मौजूद हैं और हमें खतरा ये है कि दोबारा अमेरिका के ऊपर ना हमले हों, लिहाजा अब ओवर द होराइजन, यानी दूसरे लफ्जों में ड्रोन्स जो है वो इस्तेमाल करके तो हम इन अफगानिस्तान में ये काम करेंगे। उसके लिए मुख्तलिफ मुल्कों से उन्होंने बात भी की, उन्होंने सेंट्रल एशियन स्टेट से बात की। ये पेंटागन के रिकॉर्ड पे है। जब उन्होंने सेंट्रल एशियन स्टेट से, वो जो रशियन प्रेशर आया वो उन्होंने हाथ खींच लिया, उन्होंने कहा जी हमने, वरना वो दे देते रशियन, ये सेंट्रल एशियन स्टेट। फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि इंडिया को, अगर उन्होंने कहा तो इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, कि इंडिया के साथ तो उनके एग्रीमेंट्स थे और एक दूसरे के अड्डे इस्तेमाल करने का एग्रीमेंट भी था, लेकिन उसमें फिर यही था कि उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से गुजरना पड़ता अगर इंडिया के अड्डे यूज करते। तो वो चीज ये सारी चीजें डिस्कस उन्होंने की। और यहाँ पाकिस्तान में एक माहौल था जो वक्तन फक्तन मुख्तलिफ लोग ये कह रहे थे, और तालिबान ने भी उधर से कहा कि पाकिस्तान ने अगर अड्डे दिए तो ये ठीक नहीं होगा। अफगान तालिबान ने कहा, और पाकिस्तान में ये डिबेट चल ही रही थी कि अमरीकी अड्डे मांगेंगे तो इनको नहीं देना। अब एक वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से, एक जर्नलिस्ट आता है प्लांटेड क्वेश्चन लेके, जिसको क्वेश्चन हैंड ओवर करती है एस्टेब्लिशमेंट कि भाई तुम जाके इसको करे दो, कबल इसके कि हम मांगे, आप इसको करे दो जाके। और वो आपसे ये पूछता है, तो आपके जहन में वो पूरी लिंकेज मौजूद है कि ये तो पहले ही दाएं बाएं मुख्तलिफ मुल्कों से बात कर रहे हैं, ठीक तो है। इन्होंने पाकिस्तान को भी प्रोब कर रहे हैं। तो ये ठीक है कि उन्होंने डायरेक्ट मुंह से ये अल्फाज नहीं कहे, लेकिन दिस वाज ए प्लान, और इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए था। खराबी कहाँ? खराबी ये कि खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहने की कोई जरूरत नहीं थी। खान साहब कहते हैं कि जनाब ये सेंसिटिव इशू है, हमारी पार्लियामेंट इस पे फैसला करे, और पार्लियामेंट से जो जी चाहे फैसला करा लेते। मेरा नहीं ख्याल कि पार्लियामेंट में कोई भी शख्स कहता कि अड्डे दे दें, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से जब मैसेज जाता है तो तो अमेरिका डिफरेंट वगैरह जो है बड़ा डिफरेंट होगा, वो उसको चेंज डिफरेंट नहीं कर सकते। नहीं कर वो सकते। सर ये भी बताएं कि अब जो सिचुएशन पैदा हो रही है, सेंटिमेंट अवाम का, हमने अब सर 4,000 लोग हो सकते हैं जिन्होंने कैंपेन चलाई हो, 5,000 हो सकते हैं, लेकिन सर जो ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और वो हुकूमत पे बात की जा रही है, वो कोई फौज के ऊपर वो ट्रेंड नहीं चल रहा। एक बड़ी तादाद के अंदर रिएक्शन आया है, वो ये कहते हैं कि जिसको भेजा गया है, रात की अदालत लगाई गई, काश ये अदालतें आम आदमी के लिए भी लगे, और आपने उसको घर भेज दिया, और जिन लोगों को रिप्लेस किया, सर ये एक बहुत संजीदा सवाल है, इसको किस तरह काउंटर किया जा सकेगा? आपको लगता है कि ये सरप्राइज है? खान साहब की मकबूलियत, खान साहब का निकलना, खान साहब का ये बयानिया जो चल पड़ा, एक सरप्राइज मिला है, सब लोगों को मिला है? मेरा ख्याल है कि लोगों ने इसको अंडर एस्टिमेट किया था। असेसमेंट्स इतनी कुछ थोड़ी ऑफ द मार्क निकली, और खान साहब का रिएक्शन जो है उसके लिए
उसमें जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो खान साहब का अपना एक करिश्मा तो होगा जितना भी थोड़ा बहुत है, लेकिन उससे कहीं बड़ा फैक्टर ये है कि जो आपने ऑल्टरनेटिव मुहैया किया वो बड़ा खौफनाक। यानी जिनके हाथ में हुकूमत गई है उनसे तो कम से कम 1000 गुना बेहतर थे ये लोग। ये एक फीलिंग है जो लोगों में, और उसकी वजह से रिएक्शन आप देख रहे हैं कि ठीक है, अगर आप देखें ना कि जो लोग, जो जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, इमरान खान की पार्टी छोड़ी, वो रात रात में लौटे हुए, उन्होंने कहा जी कि हम पार्टी की पॉलिसी से मुतमईन। मैंने एक दो को सुना, उन्होंने कहा जी इन्होंने हमें कहा था कि हम करप्शन खत्म करेंगे, इन्होंने नहीं। हमारा जमीर जाग गया, इन्होंने करप्शन क्यों नहीं खत्म किया? मेरी सोच ये कहती है कि अगर तुम्हारा जमीर जागा था तो इसका मतलब ये कि तू बड़े चोर के साथ जाके खड़ा हो जाए कि भाई अगर इन्होंने करप्शन खत्म नहीं की तो जो करप्शन कर रहा है बेशुमार पिछले 16 साल से, उनके साथ तो मिल गया, तो जमीर जागा नहीं, जमीर बेचा गया है। तो यहाँ पे ये जो लग गया पैसा वैसा, उससे ये गड़बड़ हो। अच्छा, अब अगर अवामी सतह पे ये मसला हल होता तो ये कभी भी उसका हल ये ना निकलता जो आज निकला। कभी भी इन लोगों को हुकूमत में लाने के लिए कोई रवादार ना होता। हुआ क्या है, ये सारा ठग ठग फैसला है। जैसे कहते हैं कि वो 174 लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, ये मुजरमाना हरकत उनकी है कि उन्होंने मुसल्लत कर दी, क्योंकि वोट के जरिए होना था। अब अगर वो अपने अवाम का मैंडेट प्रोक्त करते हैं और जाके एक इस तरह की गोद बना देते हैं, तो असल मुजरिम वो 174 लोग हैं। अवाम तो बेचारे बेबस हैं, वो तो बाहर बैठे देख रहे हैं। वो उन 174 लोगों से इत्तफाक नहीं कर रहे, लेकिन दे आर दी वंस जिन्होंने के अपने मुफादात के लिए ये खेल खेला है। और जो लाके आपको अल्टरनेटिव जो सब्स्टिट्यूट दिया है वो इतना खौफनाक और भयानक है कि पूरी कौम हिल गई और लोग रो रहे हैं घरों। मेरा सर सवाल चूंकि रिलेटेड है इस सारी सिचुएशन से, माजी के साथ भी डॉन लीग्स के बहुत सारे किरदार हमें नजर आए हैं, परवेज रशीद साहब। और जिस तरह वो मुझे आज तक भी याद है, आज भी याद है जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट आती है फातिमी साहब को और परवेज रशीद साहब को हटा दिया गया, तो ISPR के टिकट्स आए, बकायदा खबर है कि नॉट एक्सेप्टेड। तो सर हाउ आफ्टर लाइक 7 years 6 years इट्स बीन एक्सेप्टेड, और वो लोग अब काबीना का हिस्सा बनेंगे आपके सामने? नहीं देखें, उस वक्त जब कहा नॉट एक्सेप्टेड तो वो भी भाई ट्वीट वापस ली गई। अल्टीमेटली इट वाज एक्सेप्टेड इन ए वे कि हुकूमत वक्त है, एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, आप उसी को कहते हैं कि इंक्वायरी करो। तो पहली बात तो ये कि वो इंक्वायरी कभी ईमानदाराना इंक्वायरी नहीं होगी। जो जहां जहां ये सारा किस्सा हुआ और जो लोग मुलव्वस थे उसी को आपने कहा जी इंक्वायरी कर लें, तो गड़बड़ तो उधर ही हो गई कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में सारा ये उसी के किस्से में उसी उन्हीं की कॉन्फ्रेंस रूम में ये बातचीत हुई, क्योंकि झूठी बना के कहानी उसको बाहर भेजा गया। तो इंक्वायरी भी हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा जी आप करवा लें, तो प्राइम मिनिस्टर के अपने ही अगर सारे आसपास के लोग मुलव्वस थे तो वो कभी उनको पकड़ाएगा। उन्होंने किसी और पे डालने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन बाद में उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि इट वाज द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री व्हिच वाज इन्वॉल्वड। आप उसको क्या करते, या तो फिर आप उठा के बाहर मारते और मार्शल लॉ लगा देते। जब आप कहते हैं जी हमने वो करना ही नहीं, तो फिर देन यू हैव टू लिव विद इट। तो अब कैसे अब एक्सेप्ट होगा सर? अब भी एक्सेप्टेड है, जब पहले एक्सेप्टेड था तो अब भी एक्सेप्टेड है। उस वक्त भी हमने एक्सेप्ट कर लिया था, वो रिजेक्टेड वाली ट्वीट वापस ले ली थी। इसमें असल चीज ये है कि इस मुल्क का निजाम इतना बिगड़ चुका है। ये चीजें थी जिनको आप अदालतों से इंसाफ ले सकते थे। आज अदालतें जो है वो, अब देखिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो फॉरेन फंडिंग केस है PTI का, उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला किया। यानी और बेशुमार यहाँ पे ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिन पे कि सो मोटो नोटिस भी लिया जा सकता है फैसले, लेकिन अदालतें सिर्फ एक चीज के लिए परेशान है कि इस PTI का तिया पांचा कैसे करना। और उसकी बुनियादी वजह एक ही है, वो इमरान खान हो या कोई भी हो, इस मुल्क में करप्शन खत्म करने का कोई अगर जिहाद करने के लिए बाहर निकलेगा तो उसको चप्पे चप्पे पे, हर हर लम्हे पे उस आदमी को इस तरह खत्म करने की कोशिशें की जाएंगी ताकि ये मामला दोबारा ना कोई उठाए कि करप्शन खत्म करनी। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है और ये चलना चाहिए। सर ये आपको लगता है ये मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज के 30 दिन में फैसला, PTI पूरी बैन हो जाएगी, लोगों को घर भेज दिया जाएगा, इमरान खान साहब एक नई जंग उनकी इलेक्शन कमीशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुझे इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग इसके अलावा तो कोई हर्डल नजर नहीं आता।
देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि इस पार्टी को सिर्फ पाबंदी नहीं, इसको खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि ये सफा हस्ती से मिटे, ये दोबारा लोग नजर ना आए दोबारा। मेरा अपना अंदाजा है कि ये किया जाएगा, वरना तो बड़ा सिंपल है। ये इसको तूल ना देते किसी भी वक्त पे, अगर फॉरेन फंडिंग हुई है, आप कहते हैं जी इन्होंने 15 करोड़ फॉरेन फंडिंग में लिया है, तो आप 15 करोड़ का फाइन करके उनसे वो पैसा वसूल करके गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा सकते हैं। ये चीजें दी हुई हैं कि पार्टी कैन बी फाइन, लेकिन ये फाइन शाइन पे होगा नहीं। ये सारा जो जो हम कहते हैं ना कि बाहर की साजिश थी, जो वो खत है वो साजिश का सिर्फ एक हिस्सा है। बाकी मजीद ये है, बाकी दूसरा हिस्सा है कि तमाम वो मुखालिफिन अफवाज पाकिस्तान, मुखालिफिन पाकिस्तान, उनको प्लेस करना, तमाम साजिशी एलिमेंट को दोबारा सबको टिकाया जाएगा, उनको अपनी अपनी जगहों पर सेट किया जाएगा, ताकि वो नए बयानियों को लेके चले जो कि एंटी पीटीआई होगी। वो बयानियां इतनी महारत से चलाया जाएगा कि अवाम के ज़हन जो है वो कबूल करना शुरू होंगे, तो रिएक्शन आएगा, फिर आप एक्शन कर सकते हैं। आलाकार कौन बना फिर सर? अगर ये जिस आप कह रहे हैं आलाकार, फिर कौन बना है जो करवाएगा? ये इलेक्शन कमीशन किसी का आलाकार है इसका मतलब, और किसी कोई ऐसी फोर्सेस हैं जिनका आलाकार है मुल्क के अंदर भी, जो किसी और का आलाकार है? इलेक्शन कमीशन को कभी भी, या पीटीआई को कभी भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा एतमाद नहीं रहा, और हम भी देखते रहे हैं, मेरे भी अपनी सोच ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन थोड़ा पार्टीजन है, और क्वाइट पॉसिबल कि ये नैब हो या इलेक्शन कमीशन हो, इनमें जरदारी साहब और यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने बिठाए हुए लोग रखे हुए हैं, उनमें कोई पीटीआई का अपॉइंटेड आदमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है कि इन अदारों से, और इसी तरह हमारी अदालतों में जजेस हैं जो भी लगाए हुए, ये बार काउंसिल्स के हैं, और बार काउंसिल्स मुकम्मल तौर पे पोलिटिसाइज, 100% तो पोलिटिकल सर, पार्टियां। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब ये है वो माफिया जिनका जिक्र हमेशा खान साहब अपनी तकरीरों में भी करते रहे। अब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तक बात नहीं जाएगी, उससे पहले ही मामला जो है वो उल्टे सीधे करके लिपेटने की कोशिश की जाएगी और खान साहब को इस पूरे गेम से आउट कर दिया जाएगा? मेरा अपना अंदाजा है कि ये अक्टूबर से पहले पहले इस गेम से इनको फारग कर दिया जाए। अ, अच्छा सर, अगर इलेक्शन होते हैं जो होंगे और जल्दी, जिससे आप 123 लोगों के इस्तीफे भी आ गए और उसको मंजूर भी कर लिया गया सब कुछ जैसा कहा गया था, खान साहब उसी लाइन एंड लेंथ के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, एंटी जो इमरान फोर्सेस हैं जो वो सब उनके खिलाफ जो वोट पड़ेगा, आपको लगता है कि इन तमाम फोर्सेस के खिलाफ अगर इलेक्शन होते हैं और खान साहब जाते हैं, सिर्फ खान साहब के हक में नहीं बल्कि उन फोर्सेस के खिलाफ और खान साहब के हक में वोट डालेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे तवक्को नहीं कि इलेक्शन फेयर हो। जब अच्छा। इतनी बड़ी माफिया जब हावी हो चुकी है, और इस माफिया के सामने पूरी रियासत आज सरनिगूं है, वो कमजोर है रियासत। 4 साल ये लगे रहे, रियासत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो माफिया बहुत ताकतवर है, सिसिलियन माफिया है, दूसरी माफिया बहुत ताकतवर, लिहाजा कोई इलेक्शन के फेयर होने के चांसेस नहीं है, पहली बात। दूसरा इशू ये है कि अगर इन पे इलेक्शन कराया जाए 123 सीटों पे, तो इन 123 सीटों की लाइफ जो है वो तो वही 1.5 साल आगे। तो फिर इनसे इस्तीफे देने की क्या जरूरत थी? खान साहब को फिर बैठे रहते हैं, तो पहले इनके पास ही, अगर मैं यूं करूं कि 123 सारी सीटें जो हैं ये पीटीआई ही जीत जाती है और 123 इनको मिल जाती हैं, तो अंदर आके करेंगे क्या? ये तो फिर वही बात हो गई कि आप इस्तीफे ना देते। तो पीटीआई ये कहेगी कि जी 123 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, अगर आपने 123 सीटों पे इलेक्शन कराना है तो हम बाइकआउट करते हैं, हमने इस्तीफे दिए इसलिए कि आप जनरल इलेक्शन कराएं। तो उनका स्टांस यही होगा कि 123 पे हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, आप जनरल इलेक्शन करवाएं और फिर हम उसमें लड़ेंगे। लेकिन जनरल इलेक्शन में आके इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। अगर इलेक्शन में जाते हैं और इलेक्शन से पहले पहले अगर इनको, इस पार्टी को खत्म नहीं कर दिया जाता, तो उस सूरत में इलेक्शन फेयर नहीं होंगे और इनको इलेक्शन के थ्रू बाहर किया जाएगा। और अगर उससे पहले पहले ये फॉरेन फंडिंग केस या किसी और जरिए से इनको, इन पे पाबंदी लग जाती है, इनको खत्म कर देते हैं, तो खेल खत्म हो गया, फिर इलेक्शन कराएं ना कराएं। सर, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, क्योंकि फिर लोग सड़कों पे होंगे, क्योंकि अब लीडरलेस लोग बाहर निकले हैं और देखना होगा क्या होता है। लेकिन सर, सबसे इंटरेस्टिंग, शहबाज शरीफ साहब ने एक बात कही थी कि जो काबीना के नामों का हतमी फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे। इसका मतलब ये जो काबीना बनी है इसके ऊपर सपोर्ट हासिल है नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ को, और उनका ही फैसला है। आर्मी चीफ की सर अपॉइंटमेंट भी होनी है आज, जिसने कह दिया कि एक्सटेंशन नहीं लेंगे,
तो उसके ऊपर भी नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे नून लीग की तरफ से कि किसको आर्मी चीफ बनाना है? देखिए जी, नवाज शरीफ करे या कोई भी करे, जो हुकूमत वक्त बैठी होगी यहाँ पे अनाउंस तो वही करेंगे और यही होंगे। असल चीज ये है, मैंने जो पीएमएलएन के अमल देखे, इन्होंने कई आर्मी चीफ अपॉइंट किए। उस वक्त भी जब मैं सर्विस में था, मैंने बड़ा करीब से देखी चीजें। ये हमेशा मेरिट को एक तरफ रखते और जो कानून कायदा है उसको छोड़ के ये बंदा ढूंढते हैं कि कौन होगा जो हमें रास आ जाएगा। और ये कभी हुआ ही नहीं कि इनको वो रास है। हमाकत इनकी है। उसकी बुनियादी वजह, आप जिसको जी चाहे लगा दें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जिस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लग जाता है, पहले तो उसको अपनी ताकत का अंदाजा उस दिन होता है। वो कहता है मेरी इतनी ताकत और मैं बड़ा अहमक हूंगा अगर मैं जाके किसी के सामने नौकर होकर बैठ जाऊं। दूसरी बात यह है कि वो आंसरेबल होता है अपने कोर कमांडर से, क्योंकि पॉलिसी तो वहां बनती है। तो वो मनमानियां नहीं करता जाके कि इसी तरह जाके तो वो किसी को खुशामद शुरू कर दे या किसी का कुछ और। उस दिन उनको अंदाजा होता है जाके कि ये आदमी हमारा नहीं, ये इंस्टीट्यूशन का बंदा है। तो फैसले होंगे इंस्टीट्यूशन में। तो यही वो गलती करते हैं। फैक्चुअली तो ये होना चाहिए कि मेरिट और सीनियरिटी को ज़हन में रखते हुए हमेशा फैसला अनबायस्ड, टोटली मेरिट की बुनियाद पे किया जाए। अगर वो करे तो कोई मसला नहीं, ये अपॉइंट करें या कोई और करे। जल साहब, अभी मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स किसकी होनी चाहिए अगर सीनियरिटी को देखा जाए? दरअसल सीनियरिटी में तो इफ आई करेक्टली रिमेंबर, साहिर असलम, साहिर शमशाद शमशाद मिर्जा, शमशाद साहिर शमशाद मेरा ख्याल है नंबर 1 है। एंड इज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। उसका कैरियर रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उसका। और मेरा ख्याल है कि वो डिजर्व भी करता है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं कि वही सीनियर मोस्ट हैं या दूसरे जो हैं उनके कैरियर का मुझे नहीं पता। मैं कंपैरेटिव बेसिस पे अगर बात करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। वो दूसरे भी अभी जो सीजीएस हैं, अतर अब्बास नाम है कारकुन उनका, अजहर अब्बास या अतर अब्बास, हाँ, वो भी बड़ा अच्छा ऑफिसर है। तो बात यह है कि कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी किसी को बैठ के, और फिर सीनियरिटी भी ज़हन में रखनी होगी कि अमूमन कोशिश यही की जाए कि सीनियर मोस्ट को किया जाए। लेकिन सीनियर बट मोस्ट अगर कॉम्पिटिटिव नहीं है, सीनियर मोस्ट का अगर रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, ये कोई ज़रूरी बट नहीं। बट फैज हमीद साहब इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, वो नामुमकिन है अब इस हुकूमत के। एज़ हमीद की 2 प्रॉब्लम, एक तो ये है कि वो सीनियरिटी में बखैर चौथे नंबर पे है गालिबन, जी, चौथे चौथे या नंबर। 5। हाँ, तो एक तो ये है कि वो इन 3 लोगों को जो कि बड़े कॉम्पिटेंट हैं और फैज़ से बेहतर रिकॉर्ड है, उनको सुपरसीड करे। अब ये करने के लिए लाज़िमन जो हुक्मरान होगा उसके पास कोई जवाब होना चाहिए, या वो फेवरेटिज्म करे या कोई जवाब वाज़ेह होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो पीएमएलएन अगर ये बैठे हुए हैं, ये फैज़ को वैसे ही प्रमोट नहीं करें। इन्होंने फैज़ को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया, तो आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ अपने जलसों में फैज़ का नाम ले लेके उसको इल्ज़ाम देती रही मुख्तलिफ चीज़ों। अभी भी रिसेंटली के तो पेशावर से फोन आ रहे हैं सर, अभी औरंगजेब, मरियम औरंगजेब ने अभी रिसेंटली भी कहा। यही है कि ये तो बायस्ड होंगे फैज़ के बारे में, तो ये सोचना भी नहीं चाहेंगे। तो इस वक़्त जो हुकूमत है, वो ऐसी हुकूमत है कि वो बायस्ड है, वो कभी भी अनबायस्ड किस्म की जजमेंट नहीं रखेगी या ना फैसला कर सकेगी। तो फैज़ के लिए ये बहुत बड़ी हर्डल होगी कि ये हुक्मरान हों और फैज़ को उसके बारे में कंसिडर भी कोई करना चाहेगा नहीं सर करेगा। छोटा सा सवाल मैं चाहूंगा क्योंकि आप इसका जवाब देते हैं, क्योंकि सर इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका फैसले करता है, हम सब ये कहते हैं, और एक इन्फ्लुएंस भी होता है, और हमेशा हमारी सर ओवर द इयर्स जो हिस्ट्री हमें बताती है कि अमेरिका से कोई चलता है तो वो सिविलियन हुकूमतों के साथ इतना करीब नहीं होता जितना जीएसयू के साथ करीब होते हैं। वो भी एक एलिमेंट होगा, उसको भी देखा जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूज तो बिलावल जरदारी साहब भी बहुत दे रहे हैं फॉरेन मीडिया को, और वो फॉरेन पॉलिसी एक ट्यून सेट करना चाह रहे हैं। वहां पे भी लोग देख रहे होंगे कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और हमने किसको आगे सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है। देखें, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पीएमएलएन का ताल्लुक है, ये इंडिपेंडेंट फॉरेन फॉरेन पॉलिसी बना ही नहीं सकते। जिनके मफादात बाहर होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां बाहर हैं, जिनका उठना बैठना, जिनका जीना मरना, पाकिस्तान में गर्म हवा चलती है, वो फटाफट भाग के उधर लंदन चले जाते हैं। उनसे कोई तवक्को कर सकता है कि वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाएंगे, कोई फॉरेन पॉलिसी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अहमकाना सी चीज़ है, कोई सोच ले पाकिस्तान में कोई तवक्को लगा के बैठ जाए कि ये पॉलिसी, ज़बान से ये बहुत कुछ कहेंगे,
लेकिन ना ये इंडिया के खिलाफ कभी बात कर सकेंगे और ना ही कभी अमेरिका की ख्वाहिशात से हटके काम कर सकेंगे। ये हमें पाकिस्तानियों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिन में कि ऐसे नहीं, जिन्होंने अपनी जन्नतें उन्हीं लोगों के पास जाके बनाई हुई हैं जो हुकूमतें हमारी बिगाड़ते हैं, तो आप उनकी ख्वाहिशात से हट नहीं सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।